हम पढ़ रहे हैं अतुल कुमार राय द्वारा लिखी गई पुस्तक चांदपुर की चंदा। इसका हमने कल 22वां अध्याय पढ़ लिया था, तो आज इसका 23वां अध्याय पढ़ते हैं। आधा दिसंबर जा रहा है। सुबह होते ही चांदपुर कोहरे की चादर ओढ़ लेता है और उस चादर में सिमट जाते हैं सरजू पार के दूर दूर तक फैले खेत। अभी कुछ खेतों में सरसों उगाई है, लेकिन धूप उगे 2 दिन हो गए हैं। इधर पता चला है कि उत्तर टोला में बीघन यादव की भैंस गरम हो गई है। बीघन अपने बड़के बेटे उगना पर गरम हो रहे हैं। सरवा खा खा कर सांड हो गया है, लेकिन इसको एक भैंसा नहीं मिल रहा है। भैंस और बीघन चौधरी की ये आवाज अभी उत्तर टोला में गूंज रही है। गूंजती आवाज सुनकर समझ नहीं आ रहा कि भैंस और बीगन चौधरी दोनों में ज्यादा गर्म कौन है। लेकिन उमेश इन सब गर्माहटों से दूर अपनी मड़ैया में गाय को ओढ़ाने के लिए बोरे की चट्टी बना रहे हैं। पास में रेडियो रखा है। रेडियो के सेल पिघल गए हैं। फुल वॉल्यूम पर भी मध्यम आवाज आती है। अभी रविंद्र जैन की आवाज में रामचरित मानस की चौपाइयां बज रही है। अचानक घर के दरवाजे पर साइकिल खड़खड़ाने की आवाज हुई। उमेश का ध्यान रेडियो से भंग हो गया। तेज आवाज में पूछा, कहाँ रहे? सिलाई वाली चाची के पास। इतना सुनते ही उमेश का पारा गर्म हो गया। कहीं भी जाने का एक टाइम होता है कि जब मन करेगा तू घर से निकल जाएगी। आई, क्या चाहती है तू, साफ साफ बोल दे। चाचा के मुंह से यह सुनकर पिंकी निस्तब्ध सी हो गई। पैर बर्फ की भांति जम गए। नजरें झुकते ही साइकिल के अगले चक्के पर रुक गई। साइकिल तो शायद पंचर हो गई है, लेकिन अभी साइकिल की चिंता कौन करे? 7 बजे कौन सिलाई सिखाता है? या तो तुमको पागल बना रही या तुम हमको। चाचा के मुंह से यह बात सुनने को पिंकी तैयार न थी। उसकी गोल आंखें याचना की भीख से भर आई। सर झुकाए ही कहा, ना चाचा, माई के क्रिया, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। मां का नाम लेते ही पिंकी का गला न जाने कैसे रूंध सा गया। बाकी की आवाज गले से बाहर न निकल पाई। पिंकी जान गई कि यह गुस्सा चाचा का गुस्सा नहीं है। ये तो उस नागिन का गुस्सा है जो घर में बैठकर कई सालों से बस फुफकार रही है। और इधर उसका फुफकारना इतना बढ़ गया है कि चाचा की अपनी आवाज गायब हो गई है। पिंकी का लटका हुआ चेहरा देखकर उमेश चुप हो गए। उनकी आंखों में पितृभाव उतर आया। धीरे से बोले, ठीक है, लेकिन कब आएगी? 10 बजे तक चाचा। सिलाई मशीन तो है नहीं, सीखेगी कैसे? मनोज वो भोजी का है ना, उसी पर सीख लेंगे। चाचा चुप हो गए। इस चुप्पी में जैसी कोई आश्वस्ति थी जो बिना बोले आवाज करती थी। पिंकी ने उस आवाज को सुन लिया। उसके मन में संतोष उभर आया। अचानक उमेश ने पूछा, मनोज बो कही है सिलाई मशीन देने के लिए? हाँ चाचा। इतना सुनते ही घर के भीतर से चाची चिल्लाने लगी, हाँ है। उसी रंडी ने तो इसको बिगाड़कर माटी बना दिया है। पहले भतार को लव लेटर लिखना सिखाई, अब मस्टराइन बनवा रही है। सुबह सुबह चूल्हानी में का बनेगा का बिगड़ेगा, इसकी चिंता नहीं है इसको। लेकिन सिलाई के बहाने हेलीकॉप्टर पर सवार होकर गांव घूमने का बहाना मिल गया है। फिर से कह रहे हैं, साफ साफ सुन लो, इस छिनार को यहां से जल्दी नहीं हटाए तो चांदपुर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। ये बोलते हुए चाची मैना देवी की आंखों में मानो खून उतर आया। उमेश चुप रह गए। पिंकी की पीठ जलने लगी। कुछ था जो भीतर ही भीतर खौलने लगा। सांसें तन सी गई। दोनों भौहों के बीच खिंचाव सा हो गया। भरे जाड़े में उसने महसूस किया कि इतनी गर्मी तो जेठ के महीने में भी महसूस नहीं हुई थी। शायद चाचा अब चाची के आगे लाचार हो रहे हैं। उनके इस लाचार चेहरे को देखना पिंकी के वश की बात नहीं है। वो गाय का ओढ़ना बुन रहे हैं, लेकिन ऐंठन और खींच पिंकी को हो रही है। गुस्से से पिंकी का चेहरा लाल हो गया है। न जाने कौन सी अदृश्य शक्ति समा गई। बड़े ही रौद्र रूप में बोली, चली जाऊंगी, रहना ना पांव पसार कर। काहे चिंता करती हो? जब से पैदा हुई हूं, देखकर जल ही तो रही हो। उमेश ने पिंकी को कसकर डांटा। अरे पिंकिया चुप, जा, जहां जा रही है। ना चाचा, अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है। आज तक हम लिहाज के मारे कुछ नहीं बोले, उसी का तो फल आपको भी मिल रहा है और मुझे भी मिल रहा है। गुस्से में पिंकी की आंखें छलक आई। उसने आंसू पोंछते हुए साइकिल आगे बढ़ा दिया। थोड़ी देर में साइकिल गली से निकलकर बांध पर जाने वाले खड़ंजे की तरफ आ गई। लेकिन चाची के चिल्लाने की आवाज में कोई कमी नहीं आई।
चाचा की मनःस्थिति के बारे में कल्पना करके उसका मन कांप उठा। उसने आवाज से ध्यान से हटाकर पैडल दबा दिया, लेकिन अगले टायर का हवा था कि निकलता ही जा रहा था। इधर साइकिल ने चांदपुर की परछाई जैसी ही छोड़ी। ठंडी हवा का एक झोंका आया। पिंकी ने देखा कि उसका सलवार साइकिल की चैन में फंसकर फरफरा रहा है। शायद चेन में डाले गए तेल ने उसके मोहरी को काला कर दिया है और सलवार कट गया है। ऊपर से एक पैर का मोजा फट गया है। बाएं चप्पल की बेहिसाब कीलें पैडल से लगकर तलुए में ढसती है। लेकिन उसे पता है कि जब अपना घर ही काटने लगे तो आदमी इतनी छोटी मोटी चीजों के कटने से परेशान नहीं होता। यही सब सोचते हुए पिंकी मुंह बांधकर चलने लगी। मन उसका साइकिल से भी तेज चलने लगा। उसने देखा रास्ते में छोटी बड़ी वो लड़कियां जो उसे जानती हैं, वो मुस्कुरा रही हैं। उधर कहीं दूर ट्रैक्टर से आवाज आ रही है, दिल पागल दीवाना है, ये प्यार करेगा, ये कब डरा है दुनिया से जो अब डरेगा। बक्का, बंद करो ये सब गाना, अब ये सब एकदम सुनने का मन नहीं करता मुझे। एक वक्त था कि पिंकी इन गानों को सुनकर अपने आप गुनगुनाने लगती थी। तब एक खूबसूरत वजह थी गुनगुनाने की। तब जीवन की ऊब में प्रेम की नर्म सी धूप थी, एकदम मंटू के प्रेम की ओस में भीगी हुई। तब ये सारा जीवन भोर की हवा की तरह सतत बहता था। लेकिन अब तो वो दूब मुरझा गई है। अब तो उसका जीवन साइकिल के अगले चक्के की तरह हो गया, जिसमें रोज उम्मीदों की हवा भरो और घर आते ही पंचर हो जाओ। शायद एक बार साइकिल बन भी जाए, लेकिन जीवन की इस पंचर साइकिल में आदमी कहां तक धक्का लगाएगा, पता नहीं। पिंकी इन अनुत्तरित प्रश्नों में खो गई। भूल गई कि आगे पुल है और वहां गांव के कुछ आवारा लड़के रोज की तरह उसका इंतजार कर रहे होंगे। रोज की तरह वही बेहुदा सवाल करेंगे, बस मंटुआ को दोगी हमको नहीं। पिंकी इन चेहरों को पहचानती है, वो क्या मांग रहे हैं ये भी जानती है। अचानक उसने देखा कि आगे के पहिए की सारी हवा निकल गई है। मुंह से निकला, उफ, इसे भी यही खत्म होना था। न जाने सुबह किसका मुंह देख लिया। अब तो इस पुल से करीब 4 किलोमीटर साइकिल लेकर चलना पड़ेगा, क्या पता गोरख सेठ की दुकान खुली हो तो 2 पंप हवा मिल जाए। लेकिन इतनी सुबह क्या भरोसा। पुल करीब आता जा रहा था। पिंकी के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। वो सोचने लगी, काश फिल्मों की तरह साइकिल हवा में उड़कर पुल पार कर जाती तो कितना अच्छा होता। लेकिन ऐसा बस फिल्मों में ही हो सकता है, असली जीवन में नहीं। उसी झूठी छलना, झूठे प्रपंच, स्वप्निल मायाजाल के कारण तो इंसान फिल्में देखता है। हम जो वास्तविक जीवन में नहीं हो सकते, वो पर्दे पर होता हुआ देखते हैं और खुश होते हैं। इधर पुल से दांत चियारने और मुंह दबाकर हंसने की आवाजें आने लगी। सीटियां बजने लगी। काजी, मंटुआ नहीं दिख रहा है, अब तो हमको दे दो, ऊपर से ही दे दो। कुछ लड़के हंसने लगे, कुछ ने तालियां बजाई, कुछ ने पिंकी की छातियों पर उगी गोलाइयों का विश्लेषण किया। ये सब सुनकर पिंकी पैडल तेज मारने लगी। कई बार तो ऐसा होता है कि हारने लगती है। मन एक द्वंद्व से भर जाता है। क्या कर लेगी ये सब करके? क्या इतनी जलालत झेलकर गांव की लड़कियों को ट्यूशन पढ़ा देने से उनका जीवन बदल जाएगा? आज तो उनको पढ़ने के लिए एक किताब नहीं मिलती। किताब की जगह वही चूल्हा, वही झाड़ू, वही बर्तन और वही रोज की दुत्कार मिलती है। इधर पुल पर आवारागर्दी करने वाले ये लड़के घर जाते ही एक गिलास पानी के लिए उसी बहन को एक झापड़ लगा देते हैं। यही तो है चांदपुर की तमाम चंदाओं का जीवन। अरे, बाढ़ में चांदपुर एक बार ही डूबता है, लेकिन उसकी चंदाई रोज डूब रही है। कभी दहेज की बाढ़ में, कभी मजबूरी, बेबसी, उपेक्षा और हीनता की बाढ़ में। आज यही चिंता पिंकी को खाई जा रही है। कल उसने पढ़ा कि महादेवी जी ने स्त्रियों की सहायता के लिए क्या क्या नहीं किया। क्या उनकी छोटी सी ये प्रशंसिका इतना भी नहीं कर सकती है? ये सोचकर मन कविता सा होने लगा। जाग, तुझको दूर जाना, लेकिन इस पंचर साइकिल से कितना दूर जाया जा सकता है? ये सोचकर पिंकी का मन बैठ जाता है। लेकिन जब गांव की दर्जनों लड़कियों के चेहरे याद आते हैं, तब उसका अपना दुख कम लगता है। उसकी आंखों के सामने आ जाती है वो गुड़िया जो पिछले महीने जलकर मर गई, या वो रागिनी जिसने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली, या वो लीला जिसकी सास ने 3 बेटी होने के बाद उसे घर से निकाल दिया।
बस कुछ यही कारण है कि पिंकी इन आवारा लड़कों की वो बातें बर्दाश्त कर लेती है। उसे अच्छा लगता है गांव की छोटी छोटी लड़कियों को पढ़ाना, उन्हें अच्छी बातें सिखाना। कुछ लड़कियां आ रही हैं अभी, आना तो और चाहती है, लेकिन टोले में हल्ला है कि पिंकिया इनको बिगाड़ देगी तब, चिट्ठी लिखना सिखा देगी तब। अचानक से सड़क पर हॉर्न बजा। एक अधेड़ बाइक वाला चिल्लाया, ए लड़की, कहां ध्यान है रे तेरा, साइड में नहीं चला जाता। इतना कहकर वो मोटरसाइकिल वाला सन्न से निकल गया। पिंकी के सोचने का क्रम रुक गया। हे भगवान, अब तक तो लड़ ही गए होते। पिंकी की खोई हुई चेतना वापस लौट आई। उसने देखा सड़क पर स्कूल जाते बच्चे दिख रहे हैं। उनके पीठ पर बैग है और चेहरे पर अपूर्व शांति। न कोई चिंता है, न ही कोई गम। क्या अजीब बात है कि बचपन छूटते ही लोग कहते हैं, हम बड़े हो गए। इससे ज्यादा छोटी बात कुछ नहीं हो सकती है। पिंकी को भी अपना बचपन याद आने लगा, जब उसके पापा साइकिल पर बिठाकर उसे मेला ले जाया करते थे। इसी सोच विचार के बीच अचानक उसके कानों में बैलों की घंटियां टुन टुन बजने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक गाड़ीवान अपनी बैलगाड़ी लेकर भोजपुरी का एक पुराना गीत गुनगुनाते हुए चला आ रहा है। तुम कहां जाओगी बेबी? सातवार बाबा। साइकिल पंचर हो गया का? हाँ बाबा। तो आओ आओ बैठ जा। ए जाड़ा में कब तक साइकिल घसीटेगी? पिंकी को यह रास्ता चलंती प्रस्ताव पसंद न आया। सर झुकाकर कहा, नाना बाबा, तुम जाओ, हम धीरे धीरे चले जाएंगे। अरे आओ रे, बैठ जो। बाबा, पैसे नहीं हमारे पास। इतना कहकर पिंकी ने सर झुका लिया। उसका चेहरा उदासी से भर गया। गाड़ीवान ने बैलों को एक पैना लगाया और लगाकर बोला, आजा बबूनी, हम तुमसे पैसा कब मांगे रे पगली? कहाँ घर है तेरा? चाँदपुर है बाबा। किसके घर? उमेश चौधरी। उनकी बेटी हो? नहीं पिताजी। उनकी भतीजी, उत्तम की बेटी। हाँ बाबा। यही सब सोचते हुए पिंकी मुंह बांधकर चलने लगी। मन उसका साइकिल से भी तेज चलने लगा। उसने देखा रास्ते में छोटी बड़ी वो लड़कियां जो उसे जानती हैं, वो मुस्कुरा रही हैं। उधर कहीं दूर ट्रैक्टर से आवाज आ रही है, दिल पागल दीवाना है, ये प्यार करेगा, ये कब डरा है दुनिया से जो अब डरेगा। बक्का, बंद करो ये सब गाना, अब ये सब एकदम सुनने का मन नहीं करता मुझे। एक वक्त था कि पिंकी इन गानों को सुनकर अपने आप गुनगुनाने लगती थी। तब एक खूबसूरत वजह थी गुनगुनाने की। तब जीवन की ऊब में प्रेम की नर्म सी धूप थी, एकदम मंटू के प्रेम की ओस में भीगी हुई। तब ये सारा जीवन भोर की हवा की तरह सतत बहता था। लेकिन अब तो वो दूब मुरझा गई है। अब तो उसका जीवन साइकिल के अगले चक्के की तरह हो गया, जिसमें रोज उम्मीदों की हवा भरो और घर आते ही पंचर हो जाओ। शायद एक बार साइकिल बन भी जाए, लेकिन जीवन की इस पंचर साइकिल में आदमी कहां तक धक्का लगाएगा, पता नहीं। पिंकी इन अनुत्तरित प्रश्नों में खो गई। भूल गई कि आगे पुल है और वहां गांव के कुछ आवारा लड़के रोज की तरह उसका इंतजार कर रहे होंगे। रोज की तरह वही बेहुदा सवाल करेंगे, बस मंटुआ को दोगी हमको नहीं? पिंकी इन चेहरों को पहचानती है। वो क्या मांग रहे हैं ये भी जानती है। अचानक उसने देखा कि आगे के पहिए की सारी हवा निकल गई है। मुंह से निकला, उफ, इसे भी यही खत्म होना था। न जाने सुबह किसका मुंह देख लिया। अब तो इस पुल से करीब 4 किलोमीटर साइकिल लेकर चलना पड़ेगा, क्या पता गोरख सेठ की दुकान खुली हो तो 2 पंप हवा मिल जाए। लेकिन इतनी सुबह क्या भरोसा। पुल करीब आता जा रहा था। पिंकी के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। वो सोचने लगी, काश फिल्मों की तरह साइकिल हवा में उड़कर पुल पार कर जाती तो कितना अच्छा होता। लेकिन ऐसा बस फिल्मों में ही हो सकता है, असली जीवन में नहीं। उसी झूठी छलना, झूठे प्रपंच, स्वप्निल मायाजाल के कारण तो इंसान फिल्में देखता है। हम जो वास्तविक जीवन में नहीं हो सकते, वो पर्दे पर होता हुआ देखते हैं और खुश होते हैं। इधर पुल से दांत चियारने और मुंह दबाकर हंसने की आवाजें आने लगी। सीटियां बजने लगी। काजी, मंटुआ नहीं दिख रहा है, अब तो हमको दे दो, ऊपर से ही दे दो। कुछ लड़के हंसने लगे, कुछ ने तालियां बजाई, कुछ ने पिंकी की छातियों पर उगी गोलाइयों का विश्लेषण किया। ये सब सुनकर पिंकी पैडल तेज मारने लगी। कई बार तो ऐसा होता है कि हारने लगती है। मन एक द्वंद्व से भर जाता है। क्या कर लेगी ये सब करके?
क्या इतनी जलालत झेलकर गांव की लड़कियों को ट्यूशन पढ़ा देने से उनका जीवन बदल जाएगा? आज तो उनको पढ़ने के लिए एक किताब नहीं मिलती। किताब की जगह वही चूल्हा, वही झाड़ू, वही बर्तन और वही रोज की दुत्कार मिलती है। इधर पुल पर आवारागर्दी करने वाले ये लड़के घर जाते ही एक गिलास पानी के लिए उसी बहन को एक झापड़ लगा देते हैं। यही तो है चांदपुर की तमाम चंदाओं का जीवन। अरे, बाढ़ में चांदपुर एक बार ही डूबता है, लेकिन उसकी चंदाई रोज डूब रही है। कभी दहेज की बाढ़ में, कभी मजबूरी, बेबसी, उपेक्षा और हीनता की बाढ़ में। आज यही चिंता पिंकी को खाई जा रही है। कल उसने पढ़ा कि महादेवी जी ने स्त्रियों की सहायता के लिए क्या क्या नहीं किया। क्या उनकी छोटी सी ये प्रशंसिका इतना भी नहीं कर सकती है? ये सोचकर मन कविता सा होने लगा। जाग, तुझको दूर जाना, लेकिन इस पंचर साइकिल से कितना दूर जाया जा सकता है? ये सोचकर पिंकी का मन बैठ जाता है। लेकिन जब गांव की दर्जनों लड़कियों के चेहरे याद आते हैं, तब उसका अपना दुख कम लगता है। उसकी आंखों के सामने आ जाती है वो गुड़िया जो पिछले महीने जलकर मर गई, या वो रागिनी जिसने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली, या वो लीला जिसकी सास ने 3 बेटी होने के बाद उसे घर से निकाल दिया। बस कुछ यही कारण है कि पिंकी इन आवारा लड़कों की वो बातें बर्दाश्त कर लेती है। उसे अच्छा लगता है गांव की छोटी छोटी लड़कियों को पढ़ाना, उन्हें अच्छी बातें सिखाना। कुछ लड़कियां आ रही हैं अभी, आना तो और चाहती हैं, लेकिन टोले में हल्ला है कि पिंकिया इनको बिगाड़ देगी तब, चिट्ठी लिखना सिखा देगी तब। अचानक से सड़क पर हॉर्न बजा। एक अधेड़ बाइक वाला चिल्लाया, ए लड़की, कहां ध्यान है रे तेरा? साइड में नहीं चला जाता? इतना कहकर वो मोटरसाइकिल वाला सन्न से निकल गया। पिंकी के सोचने का क्रम रुक गया। हे भगवान, अब तक तो लड़ ही गए होते। पिंकी की खोई हुई चेतना वापस लौट आई। उसने देखा सड़क पर स्कूल जाते बच्चे दिख रहे हैं। उनके पीठ पर बैग है और चेहरे पर अपूर्व शांति। न कोई चिंता है, न ही कोई गम। क्या अजीब बात है कि बचपन छूटते ही लोग कहते हैं, हम बड़े हो गए। इससे ज्यादा छोटी बात कुछ नहीं हो सकती है। पिंकी को भी अपना बचपन याद आने लगा, जब उसके पापा साइकिल पर बिठाकर उसे मेला ले जाया करते थे। इसी सोच विचार के बीच अचानक उसके कानों में बैलों की घंटियां टुन टुन बजने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक गाड़ीवान अपनी बैलगाड़ी लेकर भोजपुरी का एक पुराना गीत गुनगुनाते हुए चला आ रहा है। तुम कहाँ जाओगी बेबी? सहतवार बाबा। साइकिल पंचर हो गया का? हाँ बाबा। तो आओ आओ बैठ जा। ए जाड़ा में कब तक साइकिल घसीटेगी? पिंकी को ये रास्ता चलंती प्रस्ताव पसंद न आया। सर झुकाकर कहा, नाना बाबा, तुम जाओ, हम धीरे धीरे चले जाएंगे। अरे आओ रे, बैठ जो। बाबा, पैसे नहीं हमारे पास। इतना कहकर पिंकी ने सर झुका लिया। उसका चेहरा उदासी से भर गया। गाड़ीवान ने बैलों को एक पैना लगाया और लगाकर बोला, आजा बबूनी, हम तुमसे पैसा कब मांगे रे पगली? कहाँ घर है तेरा? चाँदपुर है बाबा। किसके घर? उमेश चौधरी। उनकी बेटी हो? नहीं पिताजी। उनकी भतीजी उत्तम की बेटी। हाँ बाबा। मंटू मन ही मन मुस्कुरा उठा। 2 घंटा क्या, हम तो 2 जन्म तक इंतजार कर लेंगे। ये सुनकर पिंकी मुस्कुरा उठी। भक्क, पागल। मंटू फिर मुस्कुरा उठा। अचानक आंसुओं की बदरी को चीरकर आसमान में सूरज चमक आया। देखते ही देखते महीनों से मुरझाए 2 चेहरे सूरजमुखी जैसे खिल उठे। तो ये था इस पुस्तक का 23वां अध्याय। कल हम इसका 24वां अध्याय पढ़ेंगे।